नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के एक बयान से विवाद छिड़ चुका है। ये पूरा का पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे। चुनावी राज्य में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्यों विरोध प्रदर्शन किया है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की नई कार्यकारिणी में क्या खास है, इस बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। साथ ही तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने बीजेपी के खिलाफ एक बुकलेट और सीडी जारी की है, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया है और जिस पर राजनीति अब गर्मा चुकी है। सुरजेवाला ने कहा है कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं और उनके समर्थक हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। सुरजेवाला के इस बयान के बाद बीजेपी में रोष है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुरजेवाला पर साधा है जोरदार निशाना। सुनिए रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा और उसके जवाब में मनोहर लाल खट्टर की तरफ से क्या कहा गया। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। ग्वालियर के चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि तो मामला कोर्ट में है। अब आप उसको डरा धमकारो, समाचार पत्रों में भी छपा है कि 50% से ज्यादा कमीशनबाजी हो रही है ठेकों के अंदर, तो उसको कोर्ट के पास जाने दो ना। क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं कि वो इसका तहकीकात कर लेंगे? दूसरी बात, आप उस मिस्टर अवस्थी को पकड़ोगे तो एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। स्टालिन खुशियों एक मीटिंग ले रहे थे, स्टालिन की बुराई कर रहे थे, ये हुआ तो एक आदमी पीछे चिल्लाया, तब क्यों नहीं बोले? बोले कौन है? तो कोई बोला नहीं। बोले जो तुम्हारी स्थिति वो मेरी स्थिति। इस समय जो भी लोग हैं इतने डरे हुए हैं कि कौन उपद के आएगा, कौन अपनी गर्दन कटवाएगा। लेकिन कोर्ट में अगर मामला होता और कोर्ट न्यायाधीश इस चीज की बात करते तो ये मान के चलिए दूध का दूध और पानी का पानी होता। तो एफआईआर होगी इस पे, आप आगे कांग्रेस का क्या रुख? एफआईआर हम डरेंगे नहीं। राहुल गांधी जी हमारे नेता ने कहा है और एफआईआर करो, जेल भेजो, लेकिन सच बोलना बंद नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में मुंबई सरकार को भी 50% कमीशन वाली सरकार बताया था, जिसका फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिला और अब कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपनाने जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद यह है कि इस तर्ज पर वो कर्नाटक की ही तरह बाकी के राज्यों में भी अपनी सरकार बना पाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की नजर पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का गठबंधन बनाने पर लगी हुई है। रविवार को अखिलेश ने जब नई कार्यकारिणी का ऐलान किया तो उसमें पीडीए का अक्स साफ तौर पर नजर आया। अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल की अध्यक्षता में 182 सदस्यों वाली राज्य कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें 120 पदाधिकारी, 62 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। साफ है कि बीते कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने के लिए अपना मूल मंत्र बना लिया है इसे, और वो संगठन को इसी आधार पर ढालने की कोशिश में लगे हुए हैं। संगठन बनाने में अखिलेश यादव ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की छाप को छोड़ा है। अखिलेश की राजनीति पर बीजेपी को परेशान करने वाली है ये राजनीति। अब आपको सुनाते हैं कि दानिश अंसारी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है, वो जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो वो पीडीए का असल में वो पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ों के साथ उन्होंने पाखंड किया।
डी फॉर जो दलित के साथ की बात करते हैं, दलित के साथ डी फॉर धोखा किया, और ए फॉर अल्पसंख्यक जो बोलते हैं, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार किया। तो वो पाखंड, धोखा और अत्याचार की बात वो हमेशा करते भी आए हैं और कहते भी आए हैं, उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे में भी पीडीए की ये तस्वीर नजर आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, और देखना ये है कि यूपी में अखिलेश की ये सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के मिशन को किस तरीके से निशाना बनाती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि लिन जिनलाल जी केरल के पुथुपल्ली से चुनाव लड़ेंगे, पार्वती दास उत्तराखंड के बागेश्वर से चुनाव लड़ेंगी, दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी से चुनाव लड़ेंगे, और दारा सिंह हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में वो मंत्री भी थे। दारा सिंह पूर्वांचल के चौहान वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को आगामी चुनावों में मिल सकता है। चुनावी साल में तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने बीजेपी के खिलाफ एक बुकलेट और सीडी जारी कर दी है, जिसको नाम दिया गया है 100 लाइज ऑफ बीजेपी, यानी कि बीजेपी के 100 झूठ। इसका विमोचन तेलंगाना के आईटी मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने किया। बुकलेट में नौकरी देने, महंगाई कम करने, हर घर में इंटरनेट जैसे बीजेपी के विफल वादों के बारे में जिक्र किया गया है और डिटेल में बताया गया है। इस बुकलेट के जरिए बीआरएस ने केंद्र सरकार और तेलंगाना बीजेपी के दिग्गजों को भी घेरने की कोशिश की है। कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों सरकार गंवाने के बाद बीजेपी तेलंगाना को दक्षिण के अगले द्वार के रूप में देख रही है। बीजेपी की कोशिश यही है कि तेलंगाना में खाता खोलकर वो कर्नाटक से हुए नुकसान की भरपाई कर सकती है। बीजेपी की इसी चुनौती से निपटने के लिए बीआरएस ने बीजेपी के खिलाफ 100 झूठ नाम की ये मुहिम शुरू कर दी है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।